बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसके ससुराल में उसके शोहर के अलावा 2 शोहर और थे, यानी उसके 3 शोहर थे। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अतिया एक नेक लड़की थी और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अतिया के अब्बू अतिया के बचपन में ही वफ़ात पा गए थे और अतिया की अम्मी ने अकेली ने अपनी बेटी अतिया की परवरिश की थी। अतिया ने बीए किया था। उसकी अम्मी घर में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती थी, तो अतिया बीए करके अपनी अम्मी का घर के कामों में हाथ बटाती थी और साथ ही साथ बच्चों को सुपारा भी पढ़ाती थी। अतिया की उम्र 22 साल की हो गई थी और अतिया की अम्मी अतिया का रिश्ता ढूंढने लगी थी। अतिया की अम्मी चाहती थी कि अतिया शादी के बाद भी इसी घर में ही रहे, लेकिन अतिया चाहती थी कि मैं शादी करके ससुराल में जाऊं और मेरी ससुराल में बड़ी सी फैमिली हो। अतिया की उम्र गुजरती जा रही थी और अतिया 25 साल की हो गई थी। फिर एक रिश्ता अतिया की अम्मी को मिल गया था। लड़का करोड़पति था और घर भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन एक बात थी जो अतिया की अम्मी के दिल को सुकून नहीं दे रही थी कि उस लड़के सलीम के घर में कोई औरत या लड़की ना थी। लड़का और लड़के का भाई और बाप ही रहता था। पहले तो अतिया की अम्मी डर गई कि इस घर में तो सिर्फ मर्द हैं, मेरी बेटी कैसे रहेगी। फिर अतिया की अम्मी 2 से 3 मरतबा सलीम के घर में गई तो घर में नौकर चाकर भी मौजूद थे, जिन्होंने सलीम के कहने पर अतिया की अम्मी की खूब खातिर मदारत की थी। जब अतिया की अम्मी ने सलीम के घर के तौर तरीके और सलीम का रवैया देखा तो अतिया की अम्मी सलीम के घर और सलीम से खूब मुतासिर हुई और सोचने लगी, मेरी बेटी इस घर में सुकून से रहेगी, वो ऐश करेगी, उसे कोई काम करना नहीं पड़ेगा, वो आराम करेगी और बस नौकरों से काम करवाएगी। अतिया की अम्मी ने सलीम से अपनी बेटी अतिया का रिश्ता तय कर दिया और जल्द ही अतिया की शादी सलीम से हो गई और अतिया ब्याह कर सलीम के घर चली गई थी। 1 माह तक सब ठीक था। अतिया सिर्फ खाना खुद बनाती थी और बाकी सब काम नौकर चाकर करते थे। अतिया बहुत खुश थी। सलीम उसे घुमाने भी ले जाता था और ससुर और देवर का उस पर कोई बोझ ना था। अतिया ने कई मरतबा सलीम को कहा कि सलीम, आपके अब्बू नहीं लगते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो आपके दोस्त हैं, क्योंकि जिस तरह आप उनसे और वो आपके साथ मजाक करते हैं, कोई देखकर कह ही नहीं सकता कि वो आपके अब्बू हैं। तो सलीम बोला, अब्बू शुरू से ही ऐसे हैं, उनको मजाक करने की आदत है। अगर वो तुम्हें भी कोई मजाक करें तो उनकी बात का बुरा ना मनाना। तो अतिया बोली, भला मैं क्यों बुरा मनाऊंगी, मैंने तो अपने अब्बू को देखा नहीं, चले आपके अब्बू का प्यार ही मेरे लिए शफकत बन जाएगा। 1 माह के बाद सलीम का भाई नईम एक लड़की को घर ले आया और उसे अपने कमरे में ले गया। फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ और एक बात और हैरान कुन थी कि सलीम के अब्बू से भी एक औरत रोज़ मिलने आती थी। सलीम का अब्बू भी सारा दिन उसे कमरे में लेकर बंद रहता था। अतिया को ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो अतिया ने सलीम से बात की। सलीम ने उसी रात अपने अब्बू के कमरे में नईम को बुलाया और उनको बोला, यार ये सब क्या चल रहा है, तुम लोगों को कहा भी था कि कुछ दिन सब्र कर लो, लेकिन तुम लोग ऐसे हो कि बेसब्रे हुए बैठे हो। और अतिया मुझे कह रही है कि ये घर में सब क्या चल रहा है, यार कुछ दिन तो सब्र करते, फिर मैं खुद ही सब संभाल लेता। तो वो सलीम को बोले, अच्छा हमसे पूछ रहा है, खुद तो शादी कर ली और हम क्या करें, बोल। सलीम ने अपने अब्बू का नाम लिया, यार हनीफ, थोड़े दिन और सब्र कर लेते तो मैं तुम दोनों के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कर देता, तुम दोनों की भी शादियां करवा देता। अतिया बाहर खड़ी सब ये बातें सुन रही थी। वो इस बात से परेशान थी कि सलीम अपने अब्बू को यार हनीफ कह रहा है। अतिया को इतना पता लग चुका था कि ना तो नईम सलीम का भाई था और ना ही हनीफ उसका अब्बू था। अतिया सोचने लगी कि या अल्लाह, मैं किन लोगों में फंस गई हूँ। अतिया अपनी बदकिस्मती पर सोग मना रही थी कि अचानक धड़ाम से दरवाज़ा खुला और सलीम और उसका अब्बू जो कि हनीफ था वो कमरे से बाहर आए।
उन्होंने अतिया को कमरे के बाहर खड़े पाया तो वो समझ गए कि अतिया हमारी हकीकत से आगाह हो चुकी है। नईम बोला, यार सलीम, अतिया को अब सब पता चल गया है तो क्यों ना एक फ़ैसला किया जाए। उन्होंने सलीम के साथ ये तय किया कि तुम या तो अतिया को भी बोलो कि हमसे शोहरों जैसा सलूक करे, या फिर उसका निकाह हम दोनों से भी करवा दो। ये बाहर से लड़कियां लाने वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा और अतिया हम तीनों की बीवी बन जाएगी। अतिया के सामने ये सब बातें हो रही थी। अतिया रोने लगी और कहने लगी, सलीम, तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं अपनी अम्मी के पास जाना चाहती हूँ। तो एक पल के लिए सलीम का दिल नरम हो गया और वो अतिया को कहने लगा, अतिया तुम फिक्र ना करो, जैसा ये कह रहे हैं मैं वैसा तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। जब नईम और हनीफ ने ये बात सुनी तो वो कहने लगे, अच्छा सलीम, तुम जानते हो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा हाल क्या होगा। तुम्हें पुलिस पहले से ही तलाश कर रही है और हम पुलिस को तुम्हारा ठिकाना बता देंगे। तुमने ही हमें इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया है। तो सलीम सोच में पड़ गया। फिर सलीम ने खुद ज़बरदस्ती अतिया का निकाह हनीफ और नईम से करवा दिया। अतिया बहुत रोई। अब जब भी अतिया की अम्मी अतिया को मिलने आती तो कभी हनीफ उसे मिलता तो कभी नईम, और यही कहते कि वो सलीम के साथ फ़लाँ जगह सैर करने गई है या फ़लाँ जगह सैर करने गई है। हालांकि अतिया घर में ही होती थी। वो अतिया को बांधकर बहुत मारते थे और उसके साथ बुरा सलूक करते थे। अतिया इनसे तंग आ चुकी थी। हालांकि अतिया ने कई मरतबा खुदकशी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो खुदकशी करने में भी नाकाम रही थी, क्योंकि अतिया के पास हर वक्त कोई ना कोई मौजूद होता था। वो ये घर छोड़ना चाहती थी, वो इस जहन्नुम से अपने आप को आज़ाद करवाना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर हो चुकी थी। अतिया इन तीनों सलीम, नईम और हनीफ के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। वो बस मौके की तलाश में थी। एक दिन हनीफ और सलीम घर से बाहर किसी काम से गए हुए थे और नईम घर में अतिया के पास था। अचानक कोई लड़की घर में आ गई। नईम उसको लेकर दूसरे कमरे में बैठ गया और दरवाजे का ताला भी खुल चुका था। अतिया ने देखा कि नईम और वो लड़की बातों में मसरूफ़ थे। अतिया ने मौका पाकर दबे पाँव से पहले वो घर से बाहर निकली और दरवाजे के पास पहुंची। फिर आहिस्ता से उसने दरवाज़ा खोला और घर से भाग गई। वो घर से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन गई थी। उधर जाकर उसने रो रो कर सलीम, नईम और हनीफ के खिलाफ गवाही दी थी और ये भी बताया कि इन तीनों का कोई रिश्ता नहीं बल्कि सिर्फ दोस्ती है। अतिया ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शरीफ बनकर सलीम के साथ अतिया की शादी करवाई। जब मैंने इनके इस काम के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन तीनों ने मिलकर मुझे ही निशाना बना लिया था और आज मेरी शादी को पूरे 6 माह हो चुके हैं और आज मौका पाकर मैं घर से भागी हूँ। अतिया ने यह भी बताया कि वो कैसे उस पर जुल्म करते थे, उसको मारते पीटते थे और उसे हर वक्त बांध कर रखते थे और उसे भूखा रखते थे। गर्ल्स के वो हर तरह का जुल्म अतिया पर करते थे। अतिया कहने लगी, इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और लड़की उनकी हवस का निशाना बने। आप उन सबको गिरफ्तार कर लें और सख्त से सख्त सज़ा दें। न जाने कितनी मासूम लड़कियों को इन शैतानों ने अपनी हवस का निशाना बनाया होगा। फिर पुलिस उनके घर गई। पहले तो नईम को गिरफ्तार किया, फिर उसी घर में रहकर सलीम और हनीफ का इंतज़ार करने लगे। जब वो आ गए तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने इन तीनों दरिंदों की खूब खबर ली और सबको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सलीम, नईम और हनीफ ऐसे ही रिश्तेदारियां बनाकर किसी न किसी लड़की को अपनी जाल में फंसाते थे और हर मर्तबा वो किसी न किसी नए इलाके में बड़ा सा मकान लेकर लड़कियों को फंसाते थे और उन सब की ज़िंदगी बर्बाद कर देते थे। लेकिन अब वो खुद एक ऐसे जाल में फंस चुके थे कि उस जाल से कभी निकल नहीं सकते थे। सच कहते हैं कि बुराई की हमेशा हार होती है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मेरे ख्याल से बेटियों का जब भी रिश्ता करें तो सारी जांच पड़ताल करके तो फिर बेटी की शादी करनी चाहिए। कम से कम 1 साल या 6 माह का वक्त ज़रूर लेना चाहिए ताकि लड़के वालों के मुतल्लिक सब कुछ जान सकें। अक्सर ऐसा ही होता है, शादी से पहले कुछ और शादी के बाद कुछ और ही नज़र आता है। अक्सर लोग ऐसे ही बोलते हैं
کہ مکان اپنا ہے، کاروبار اپنا ہے، لیکن بعد میں نہ تو مکان اپنا ہوتا ہے اور نہ ہی کاروبار۔ یہ سب تو لوگ سہ لیتے ہیں، لیکن نعیم، سلیم اور حنیف جیسے لوگوں سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں پر صرف آدمی ہوں وہاں پر زیادہ سے زیادہ تفتیش اور تحقیقات کر کے زیادہ سے زیادہ جانکاری لے کر پھر بیٹی کی شادی کرنی چاہیے۔ بیٹیاں معصوم ہوتی ہیں اور وہ ایک پھول کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر ان کو چوٹ پہنچے تو سب سے زیادہ دکھ ان کے ماں باپ کو ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹیوں کا جب بھی رشتہ کریں تو ہمیشہ اگلے کے بارے میں ساری جانکاری لے کر تو پھر شادی کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔